दिल्ली दंगा का सच सामने आने लगा है। कौन लोग उसमें मुलविस थे, किन लोगों ने दिल्ली दंगा कराया था, वो सारी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और इसी ताल्लुक से कल दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और जिस शख्स के मामले में फैसला हुआ है वो है नासिर, और जिस वकील की जिद्दोजहद से दिल्ली हाईकोर्ट ने इतना बड़ा सख्त कदम उठाया और पुलिस को फटकार लगाई वो है एडवोकेट नकुल पाराशर। आज हम उनके चैम्बर में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे क्या है पूरा मामला और क्यों दिल्ली हाईकोर्ट को पुलिस पर जुर्माना लगाना पड़ा और क्या कोताही बढ़ती जा रही थी। नासिर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए तो मामला क्या था जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। देखिए साहब, 24 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और हाथ में गोली मारी गई। मेरे हाथ में गोली मारी गई तो मेरे सामने ही मारी गई, तो मैं सबको पहचानता था। तो मैंने हर जगह पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, मदद की। और SHO साहब के पास भी, SHO साहब के पास हमने कंप्लेंट भेजी तो वहाँ से रिटर्न में आ गई कंप्लेंट। उसमें लिखा था कि रीडर ने, SHO के रीडर ने मना कर दिया लेने से। उसके बाद फिर ईदगाह में गए हम, ईदगाह में हेल्प डेस्क लगा हुआ था। तो वहाँ उन्होंने कहा तुझे मैं जानता हूँ, तुझे मैं पहचानता हूँ। तो मैंने अपनी कंप्लेंट को फोल्ड किया और पूछा सर मेरा नाम बताइए, मेरी लोकेशन बताइए। तो वो मुझे धमकी दे रहे थे कि ये कंप्लेंट ना दे अपनी। तो मैंने कंप्लेंट दी और उनसे कहा सर मैं तो माजूर हूँ और ये हेल्प डेस्क बना रखा है, इसको नाम बदल कर आप शोषण डेस्क कर दीजिए क्योंकि हमारा शोषण ही हो रहा है। उसके बाद हमने DCP साहब को, कमिश्नर साहब को, हर जगह हमने अपनी गुहार लगाई पर हर जगह से मायूसी हाथ लगी। फिर हमारी मुलाकात महमूद राजा साहब से हुई जो मजलूमों की गुहार को सुनते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के हमारी गुहार सुनी गई। और वो हमारी नहीं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो SC हों, ST हों और जी माइनॉरिटी हों और महिलाएं हों, वो सबकी गुहार सुनते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट के जरिए से हमें न्याय दिलाने की कोशिश की और जिसे हमें उम्मीद देने लगी कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हमने काफ़ी सबूत उनके पास इकट्ठा किए। तो फिर वहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें थ्रेट दी जाने लगी, धमकी दी जाने लगी कि अपना वकील बदल दे, नहीं तो तुझे मुकदमों को फंसा दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। और दूसरे जो एक्टिव लोग थे वो भी हमें धमकियाँ देने लगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारे कनेक्शन बहुत मजबूत हैं और तुझे मार दिया जाएगा। उसके बाद जब हमने सारे सबूत राजा साहब को दिए तो यहाँ रेड लगने लगी ताकि वो सबूतों को नष्ट किया जा सके। सबूतों को नष्ट करने की उनकी मुहिम चली पर हमें उम्मीद जग रही थी कि हम इंसाफ जरूर मिलेगा और हमें मायूसी हार नहीं लगेगी। और अब इतना थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है कि हाँ, हमारा भारतीय संविधान की मुहिम को चलाने वाले महमूद राजा साहब की कोशिशें रंग ला रही हैं और हमें इंसाफ मिला। मतलब आपके फैसले में अभी सिर्फ इतना हुआ है कि दिल्ली पुलिस जो आपका केस नहीं ले रही थी, आपके मामले में फायर नहीं कर रही थी, जिनका गवाही दे रहे थे कि लोगों ने आपको गोली मारी है, उस पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो FIR दर्ज करे। वैसे आपको गोली कब लगी थी और कैसे हुआ था पूरा मामला, जरा बताइए। ये 24 तारीख को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मेरी सिस्टर जो है एडमिट थी शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल में 22 तारीख से। 24 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। तो पहले हम खजूरी चौक आए ओला कैंप में, वहाँ से आग लगी हुई थी तो पुलिस ने हमें वापस भेज दिया। फिर यमुना के जंगल होते हुए हम गावी रोड मुझे वहाँ भगदड़ मच रही थी। फिर हम रबड़ फैक्ट्री चौक पहुँचे तो वहाँ हमें रोका गया और हमसे पूछा गया। मैंने नाम अपना कृष्णा बताया माहौल को देखते हुए और बताया कि मेरी सिस्टर जो है फिजिकली कमज़ोर है और पेशेंट है, डॉक्टर के लेके जाना है। तो उन्होंने चेक किया हमें और जब उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद फिर हम घर आए और घर आके जब ओला वाला बैठा था हमारा नॉर्थ मॉडल गली नंबर 8 में जी। और जब हम घर पहुँचे तो चारों तरफ अफरा तफरी देखे हम ओला वाले को रोका कि भाई जब तुम हमारे साथ हमने हिफाजत से घर पहुँचा था, हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको हिफाजत में रखें, आप यहीं रहिए और जब माहौल ठीक हो जाएगा तब जाइएगा। तो उसके घर से फ़ोन आने लगे, वो कहने लगा मुझे निकाल दीजिए। तो फिर उसके बाद मैंने PCR को भी कॉल की थी रास्ते के बारे में, भाई मतलब कौन सा रास्ता खुला है कौन सा बंद है। उन्होंने बताया कि गोकुलपुर फ्लाईओवर के बाद सारे खुले हुए हैं, यहाँ तक बंद है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे मामला है। तो फिर वो दोबारा कोशिश की कि मुझे भाई छोड़ाओ। मैं उनको लेके गया
लोकल पुलिस, क्योंकि मुझे भरोसा था क्योंकि अपना नेचर ठीक था कि हमारे साथ कोई जुर्म नहीं करेगा। जब मैं वहाँ से पैदल वापस आया तो हर जगह होता था, और जैसे ही मैं अपने रोड पर पहुँचा तो एक भीड़ में 150-200 लोगों की भीड़ में जो पड़ोसी थे उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और जी मतलब उनके पास हथौड़े थे, हर तरह का हथियार था, और जी उन्होंने शूट कर दिया। शूट करके जब देखा कि मामला ख़त्म हो गया तो वो शूटिंग करते हुए मतलब उन्होंने आप पर फायरिंग की, शूट कर तो निकल गए वहाँ से, आप बेहोश होकर गिर पड़े। जी उन्होंने समझा कि ये मुर्दा हो चुका है। जी जी उन्होंने हमारा समस्या छोड़ के, और जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं उठकर अपने घर गया। घर जाने के बाद हमने पीसीआर को कॉल की, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हॉस्पिटल के लिए मेडिकल जहर से हम हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल से हम 11 मार्च को डिस्चार्ज हुए। फिर हमारे पास यही लोग देखने के बहाने हमें धमकियाँ देने के लिए आए कि ज़बान नहीं खोलना, अपनी ज़बान नहीं खोलना, आज से तेरी एक आ गई है कल को तेरी जान जाएगी। और हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत मजबूत है। हमारे जो एक्स-एमएलए नरेश गौड़ जी हैं वो हमारे साथ हैं, और तुझे यहीं ख़त्म कर जाएंगे और तेरे परिवार को यहीं ख़त्म कर देंगे। और फिर पुलिस की तरफ से जब हमें ये थ्रेट मिलने लगी तो हमने कोई गुहार लगाई, हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए गुहार लगाई, तो सिक्योरिटी के हमारे माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर हो गई। और उसके बाद ही हमारे पास कोई पुलिस वाले नहीं आए, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आए। बस 8 जुलाई को एक दिन आए, और वो भी फोटो खींच के ले गए कि हम इनके साथ हैं। मैंने पूछा सर फोटो तो लीजिए जा रहे हैं, तो हम तो बहुत मजबूत आदमी है, हमारे साथ फोटो खिंचवाता आपको क्या मिलेगा। तो वो कह रहे नहीं वो फोटो मैं वैसे ही खींच रहा हूँ। और उसके बाद अब कि हमें इतना डर का माहौल है हमारी तरफ कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। जिन लोगों ने आप पर हमला किया था, फायरिंग की, उन सबको पहचानते थे? आपको पड़ोसी लोग थे सब? जी बिल्कुल, मैं उनको पहचानता था पड़ोसी का, बस वो ओवर कॉन्फिडेंस ही तो हमें लेकर मर गया कि ये वाकई सोचने की बात है, जब दिल्ली दंगा हो रहा था और 24-25-26 को 3 दिनों तक दिल्ली लगातार जल रही थी। मिलर टाइम्स की टीम भी लगातार उस दंगे को कवर कर रही थी। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से पूरा सच दिखा रहे थे, और उस दौरान ये वाकई बात सामने थी कि कुछ लोकल लोग मुलविस से बाहर की भी हैं, और ये नासिर जैसे लोग जो ऐनी शाहिद सबूत है जिन्हें उन्होंने मुर्दा समझा मारकर, लेकिन ये जिंदा बच गए अपनी किस्मत से। और जब ये सच बताने आए और सच दुनिया को दिखाना चाह रहे थे तो इन लोगों को भी धमकी दी गई, और खासतौर पर उनके वकील महमूद पराचा से मिले। इसलिए आपने सुना कि पिछले महीना महमूद पराचा की ऑफिस पर भी रेड मारा गया। 16 घंटे तक बाकायदा सर्च ऑपरेशन जारी रहा, उनको धमकी दी गई। महमूद पराचा से बात करेंगे, क्योंकि महमूद पराचा तो बार बार यही कहते हैं अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि इस दंगा के तार डायरेक्ट वज़ीर दाखिला अमित शाह से जुड़े हुए हैं। बहरहाल नासिर साहब के वकील महमूद पराचा से मौजूद हैं, उस पूरे मामला को देख रहे हैं। फिर ऑफकोर्स मुकदमा लग रहे हैं, तो उससे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। पराचा साहब, ये केस कैसे आपके पास आया और कोर्ट में क्या कुछ हुआ इस मामले में? देखिए, उस वक्त जो हालात चल रहे थे तो बहुत लोगों को कानूनी मदद की ज़रूरत थी। लोगों को ये पता लगता था कि हम प्रो बोनो फ्री में लोगों की कानूनी मदद करते हैं, तो इस वजह से लोग हमारे पास आने शुरू हुए। अब जब हमारे पास आने शुरू हुए तो हमने जो जितनी समझ हमें है और कानून की जो हमारा मुताला है उसके हिसाब से हमने पूरी मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई की, और उससे बहुत लोगों को राहत भी मिली। और थोड़ी सी जो कानून की बालातरी होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड पे आई चीज़ें। इसी से शायद सबसे ज़्यादा परेशानी है कि अगर हमारा ऑफिस नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड पे आ गई हैं, जो वक्त पे सही वक्त पे रिकॉर्ड पे आ गई हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं आ सकती। जैसा कि आम तौर पे सारे मुल्क भर में जो इस तरह के हमले होते हैं, जो इस तरह का जो वायलेंस कराया जाता है, उसमें सबूत ही नहीं आ पाते। सबूत आते भी हैं तो बहुत बाद में आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। तो वही फार्मूला जो गुजरात मॉडल का था वो दिल्ली में भी अपनाने की कोशिश की नहीं गई, बल्कि अपनाया गया। लेकिन हमारे ऑफिस ने क्योंकि वक्त पर सारे सबूत इकट्ठे भी किए, उनको जमा भी किया और अथॉरिटीज़ को भेज भी दिए, जिसकी वजह से पुलिस को और जो उनके राजनीतिक आकाएँ होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं अमित शाह साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस और दूसरे अफसर कपिल मिश्रा साहब को जैसे यूज़ किया गया। दूसरे बीजेपी के अफसर कोई कपिल मिश्रा अकेले नहीं है, और कोई उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया दंगों में, गोलियाँ चलाई, चलवाई, बम फेंके, फेंकवाए। ये सब काम बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स ने, इलेक्टेड एमएलए, इन सब लोगों ने किए। तो
वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई और टाइम पे आ गई। प्रधानमंत्री के पास भी भेज दी गई एप्लीकेशंस, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी भेज दी गई। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये बाद में सीखी सिखाई बात है। इसी से सबसे ज़्यादा उनका जो गुजरात मॉडल था वो क्रैश हो गया। तो कोर्ट में क्या हुआ इस मामले में? इस वजह से ही और ये जो हमारे ऑफिस में जो हमला, मैं तो हमला ही रेड मारा गया था आपकी पुलिस पे, क्योंकि कानून के हिसाब से तो उनको वो इजाजत नहीं थी। जो काम उन्होंने यहाँ किए, अमित शाह साहब का नाम लेकर इंक्वायरी के लिए आए थे, उनका जो कोर्ट के डायरेक्टिव थे वो तो हमने उन्हें पहले ही दे दिए थे सबूत कि ये कोर्ट का डायरेक्टिव है, सही है गलत है हम मानेंगे। उसके बाद जो उन्होंने बदतमीजी लूट मार करने की कोशिश की, उसके लिए हमने उनको कानून का हवाला देके रोका। तो लेकिन ये केस इस बात को साबित करता है कि मेरे ऑफिस में भी क्यों रेड हुई। इन्हीं तरह के दर्जनों केस, इन सबूतों के साथ, इन्हीं तरह के दर्जनों सबूतों के साथ हमारे पास केस हैं, वो हम कानून की और अदालतों में डाल रहे हैं। इसीलिए हमें हमारे ऑफिस में रेड की कि ये वाले सबूत छीने जा सके, लेकिन नहीं छीने जा सके। तो नतीजा क्या हुआ उसका? नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस जो है वो जो हमलावर थे उनको सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाकर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर उनको बचाया जा रहा है। उनके साथ खड़ी है पुलिस, उनके साथ ही मिल के काम कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन है। और पुलिस ने ज़ाब्ते में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन सब की धज्जियां उड़ाई और बुनियादी तौर से गलत काम किया है, जुर्म किए हैं कानून में अपनी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के दौरान, इसीलिए जुर्माना लगाया है। दूसरी जो अहम बात कही गई है इस ऑर्डर में वो ये है कि नासिर साहब को इस बात की इजाज़त दी गई है कि आप पुलिस के खिलाफ अलग से अपना मुकदमा, पहला तो वो अलग बात है, एक और मुकदमा दर्ज कराओ कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई है और मुलजिमान को बचाने की कोशिश की। पुलिस के खिलाफ भी, पुलिस के खिलाफ अलग से एक मुकदमा कराएं। तीसरी जो अहम बात इसमें कही गई है, नुक्ता जो है वो ये है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा गया है कि इस तरह की गलती, इस तरह की बेईमानी भरी जो तफ्तीश है ना हो, उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे, क्या पेशकदमी करेंगे, वो भी कोर्ट को बताया और ऐसे पेशकदमी की जाए। तो ये तीनों चारों चीज़ें बहुत अहम हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि पुलिस को क्या तकलीफ हुई अगर कोर्ट ने FIR के ऑर्डर कर दिए थे, तो पुलिस का SHO क्यों उसके खिलाफ अपील में आया, पुलिस का SHO क्यों उसके खिलाफ, उससे क्या उसको नुकसान हुआ। उसका तो काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना और FIR को तब्दील करना चार्जशीट में और कोर्ट के सामने पेश करना। तो इससे पुलिस को क्यों तकलीफ हो रही थी, ये भी एक आस्पेक्ट इसका बहुत अहम है। चौथा आस्पेक्ट इसमें यह था कि मजिस्ट्रेट, जो इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पुलिस की निगरानी करें तफ्तीश के दौरान, क्योंकि वो नहीं होती है, उसकी वजह से ही पुलिस को खुली छूट मिलती है गलत काम करने की और बेईमानी भरी इन्वेस्टिगेशन करने की। अच्छा, आपको लगता है कि जो अभी हालिया जजमेंट आया है इसकी वजह से पुलिस पर असर पड़ेगा और जो विक्टिम हैं जिन पर जुल्म हुआ है उनकी शिकायत पुलिस सुनेगी और जो मुजरिम हैं जिन लोगों ने दंगा किया था उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी? देखिए, इस तरह के ऑर्डर, हालांकि ये पहला इस तरह का ऑर्डर है जिसमें फाइन भी लगाया और पुलिस पे कार्रवाई करने की इजाज़त भी दी गई। तो अगर इस तरह के केसेस और होंगे तो इस तरह के जो गलत काम है, मॉब लिंचिंग है, ये लव जिहाद के लिए जो ज्यादती हो रही है या पुलिस की ज्यादतियों से लोग मर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और लोगों को शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मारा जलाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनके पास ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये सब इस वजह से हो रही हैं कि पुलिस जो है अपना रोल, सरकारी अफसर जो है अपना रोल ठीक से नहीं करते, बल्कि राजनीतिक दबाव में आके या लालच में आके गलत काम करते हैं, कानून और आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, सरकारी अफसरों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाएंगे, इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, तो वो पुलिस को और सरकारी अफसरों को मजबूर करेंगी कि वो कानून ना तोड़ें, वो अपने दबाव में, किसी भी दबाव में या लालच में आके ऐसे काम ना करें। तो ये असल में अगर रोक लगेगी तो इन तरह के केसेस से लगेगी, इस तरह की कार्रवाइयों से लगेगी। वरना आमतौर पे क्या होता है, लोग दंगे होते हैं, हम लोग अपने लोगों को बचाते हैं, उनकी जमानतें कराते हैं जो झूठे फंसाए जाते हैं, उनको घर उनके बनवाए जाते हैं जो जला दिए जाते हैं या उनके जख्मों पे मरहम लगाया जाता है। लेकिन उससे जो जालिम हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर वही काम करते हैं, फिर वही काम करते हैं।
तो असली रोक अगर लगेगी तो मैं समझता हूँ ये वाले केसेस ही रोक लगाएंगे इस ये मुद्दे वाकई में। बहुत अहम बात है कि वो होता है कि अगर किसी का घर जला, किसी पर जुल्म हुआ तो उसका इलाज हो गया, मुआवजा मिल गया, मकान बन गया, मसले हल हो गए, लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जालिम का जुल्म बरकरार रहता है। जालिम को लगता है कि हम तो बच गए, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर जुल्म करने वालों पर एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उन्हें उनके किए की सजा दी जाती है, तो फिर दूसरों को भी खौफ और डर होता है कानून का, और कोई दूसरा इस तरह का जुल्म करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये जो पहल है कि अच्छी पहल है कि जो जालिम है, जो रियल मुजरिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अपने आप में ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, अहम है कि पुलिस को फटकार लगाया गया क्योंकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। दिल्ली दंगों में भी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती तो शायद राजधानी जैसी जगह पर इस तरह का मामला सामने नहीं आता। कुछ और कहेंगे? एक तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है, विनोद यादव साहब हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, स्पेशल जज हैं दिल्ली दंगों के, उनका ऑर्डर है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि हमने बिल्कुल इसी तरह के केस यूपी में जो 22 लोगों को पुलिस की गोली से मारा गया था, बिल्कुल इसी तरह का केस हमने यूपी में भी लगा रखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ। 6 जो उसमें डिस्ट्रिक्ट डीएम्स हैं और 6 एसएसपीज के खिलाफ। तो आप लोग देखेंगे कि भारत में संविधान के और कानून में चाहे कितनी भी इदारों में कमजोरी आ गई, लेकिन फिर भी ताकत है संविधान में। अभी भी इतनी ताकत है कि अगर मेहनत की जाए, अगर ईमानदारी से काम किया जाए, हौसले से काम किया जाए, तो अभी भी अच्छे फैसले आएंगे। और जो गलत काम करने वाले हैं, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े ओहदे पे हों, उनको सजा मिलेगी। तो यूपी का लिए भी आप लोग इंतजार करें, बहुत जल्दी ऐसा ऑर्डर यूपी में भी आए। अच्छा, इनके जो इनको जिन लोगों ने फायरिंग की थी शूट करने पर, वो लोग अभी कहाँ, बाहर है या जेल में है? देखिए, वो एक 302 के मुकदमे में अरेस्ट हुए थे जो इन्हीं के आसपास इलाके में हुआ था। लेकिन पुलिस, जैसा आपको नजर आ रहा है कि उनकी मदद ही कर रही थी, उसकी वजूहत भी साहब है कि एक्स-एमएलए साहब तो खुद ही इन्वॉल्व है इस केस में, उस केस में भी थे। लेकिन पुलिस तो पूरी ताकत लगा के आरएसएस बीजेपी के लोगों की मदद कर रही है और अपने खुद पुलिस ऑफिसर्स की मदद करेगी ऑब्वियसली। तो उसमें भी पुलिस की कोताहियों की वजह से उनकी जमानत हो गई। हालांकि 2 दर्जन से ज्यादा आरएसएस के लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा। तो मगर पुलिस तो पूरी ताकत लगा के, क्योंकि वो तो साजिश का हिस्सा ही है पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी। सारी पुलिस को नहीं कहना चाहिए क्योंकि पुलिस नहीं, अफसर गलत काम करते हैं, आदमी गलत काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी इस केस की। नासिर साहब से एक और बात जान लेते हैं। नासिर साहब, आपके आँख के बारे में डॉक्टरों का भी क्या कहना है, किस तरह का मामला है आपकी आँख के साथ? अभी जो मैक्सिमम फैसल सर्जन को रेफर किया है, जिससे अंदर की कुछ हड्डियाँ जो है गलत जुड़ी हैं, चेंज होगा और एक बेस बनाएंगे ताकि डुप्लीकेट आँख लग सके, उससे थोड़ी सी राहत होगी। आप अपना इलाज खुद करा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल रही है आपको इलाज की? नहीं, हम अपना खुद इलाज करा रहे हैं, खुद इलाज करा रहे हैं। तो ये पूरा मामला है दिल्ली दंगों का मामला, जैसा कि मोहम्मद प्राचा साहब इसके स्कॉलर रहते हैं। नासिर साहब एक जिंदा जावेद शाहिद है जो बच गए, लोगों ने मारना चाहा। जिस तरीके से हाशिमपुरा का मामला था कि पुलिस के लोगों ने 50 मुसलमानों को 100 में कत्ल कर दिया था, उसमें से 5 लोग जिंदा बच गए। उन्होंने आकर के सच्चाई बताई कि किस तरीके से हमें हुकूमत के इशारे पर मारा गया था। उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, सेंटर में भी और दिल्ली में भी, और ऐसा ही इनके साथ मामला हुआ। हालांकि सेंटर में अलग सरकार थी, दिल्ली में अलग सरकार है। ये भी जिंदा बच गए और सारी सच्चाई सामने लेकर के आए हैं। इन्हें धमकियां भी दी गई, लेकिन ये कायम रहे, अटल रहे। इनके साथ मोहम्मद प्राचा है और फिलहाल दिल्ली पुलिस को डांट लगाई गई है, उन पर जुर्माना लगाया गया है और कहा गया है कि सच्चाई के साथ और बिल्कुल ईमानदारी के साथ केस की तहकीक होनी चाहिए। कैमरामैन असरार अहमद के साथ शमसुद्दीन कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।